नमस्कार साथियों, आप सभी को जिम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह इंग्लिश ग्रामर का जो डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है उससे संबंधित आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका यूज ऑफ डू डज। डू डज क्या है आपका? तो यह हेल्पिंग वर्ब है। और आप जानते हैं वर्ब जो होता है ना, वर्ब को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। और दूसरा होता है मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएंगे एम, इज, आर, वाज, वेर, हैज, हैव, shall, will, do, does, did, had। इस तरह से आपका कुल 24 हेल्पिंग वर्ब है। वहीं मेन वर्ब में का होगा आपका eat, run, jump, read, टीच यानी पढ़ना। ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना। ठीक है। इस तरह से जो भी आप देखते हैं वह आपका मेन वर्ब कहलाएगा। देखिए, एक और बात बता देना चाहूंगा, जब कोई सेंटेंस में आपका एक ही वर्ब हो तो वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा, याद रखिएगा। और जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब होता है तो लास्ट वाला जो वर्ब होता है ना, वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। उदाहरण के साथ में बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, मैं लिखता हूं आई एम ए बॉय। ठीक है। यहां पर एम देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां तो आप बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब है, ये सब हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण है। हाँ, मैं बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण है। लेकिन जब सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वह आपका बन जाता है मेन वर्ब। इस चीज को याद रखिएगा आप। और जब सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि मान लीजिए लिखता हूं मैं आई हैव बीन रीडिंग। मैं लिख रहा हूं आई हैव बीन रीडिंग। यहां पर वर्ब कितना हो गया? एक, दो, तीन वर्ब देख रहे हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पर ए भी, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ए भी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और आखिरी वाला जो होता है ना, वो हो जाएगा मेन वर्ब। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब को दो भागों में हम बांट रहे हैं यहाँ पर। पहला वर्ब का नाम है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, जिसका हम कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। और दूसरा वर्ब का नाम है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, इसे हिंदी में हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या अंतर है और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या अंतर है, देख लीजिए। ट्रांसिटिव वर्ब में यह है कि कार्य किसके लिए हो रहा है वो आपको पता चलता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब में कार्य किसके लिए हो रहा है यह पता नहीं चलता है। जिस तरह से मैं लिखता हूं रमेश इट्स ए मैंगो। रमेश क्या कर रहे हैं? एक आम खाता है। ठीक है। तो यहां आपको पता चल रहा है कि रमेश का कार्य किसके लिए है? आम के लिए है। ठीक है। लेकिन यहां मैं लिखता हूं रमेश खाता है।
लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि रमेश क्या खा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं अब बताना चाहूंगा डू और डज का। तो देखिए डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, उस वर्ब से संबंधित हमको इतना बातें बोलना पड़ा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डू और डज जो वर्ब है, इसका उपयोग जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव में करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है। चलिए, हालांकि टेंस की बात आ गया, लेकिन जब तक मैं ये ना बताऊं तब तक आप डू और डज का सही उपयोग आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा बहुत प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका देखिए फॉर्मूला पहले हम जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप एस ऑब्लिक एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में कैसे पहचाने। तो जिस सेंटेंस में आप देखेंगे कि ता तेती रहता है, वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जिस तरह से मान लीजिए रमेश घर जाता है, पूजा नाचती है, टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, पृथ्वी गोल घूमता है, ठीक है, पानी पानी पीता है। मान लीजिए किसी का नाम दे दिए, रमेश पानी पीता है, ये ता तेती आया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब ये प्रश्न पैदा होता है कि एस ऑब्लिक एस का उपयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए एस ऑब्लिक एस का उपयोग हम जब देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन और सिंगल रहता है, तो अब हम वर्ब में एस ऑब्लिक एस का उपयोग करते हैं। अब उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पर्सन क्या होता है। देख रहे हैं ना आप कि हम पढ़ा रहा हूँ डू और डज का उपयोग, लेकिन देखिए इतने बातें हमको डिटेल बताना पड़ा है, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक नॉलेज दिया जाए। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इंग्लिश में महान बना रहा हूँ, बल्कि मेरा उद्देश्य है आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज देना ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि पर्सन क्या चीज होता है। देखिए पर्सन यानी व्यक्ति। ठीक है, तो पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। तो आपको पता है पहला पर्सन क्या होता है? आई, यानी मैं, ये फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन क्या कहलाता है? यू, यू सेकंड पर्सन है, याद रखिएगा। और थर्ड क्या होता है? जैसे कि किसी का नाम मेंशन कर रहे हैं, जैसे राम लिख देते हैं, ही लिख देते हैं, सी लिखते हैं, ये सब आपका थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पर एस ऑब्लिक का उपयोग कहाँ करेंगे? जब पर्सन थर्ड रहे और सिंगल रहे, तो हम एस ऑब्लिक का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसे हम समझाएंगे, तो एक उदाहरण के साथ देना चाहूंगा, तो हमें लगता है कि अच्छा होगा। तो जिस तरह से मैं देखिए मैं लिखता हूं कि रमेश स्कूल जाता है। ठीक है, अब रमेश क्या है? जाहिर सी बात है किसी का नाम होने से क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, यानी एस ऑब्लिक एस लगने वाला है। यहां पर हम लिखेंगे रमेश, रमेश पहले हम गो लिखता हूं। देखिए पहले गो टू स्कूल। अब एक बात बताइए, ये सेंटेंस क्या सही है? रमेश गो टू स्कूल? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए अब जैसे बताएं कि ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर गलत क्यों है? तो ये समझिए कि रमेश क्या है, जैसे कि मैं यहाँ बताया हूं, नाम जब होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पर रमेश जो देख रहे हैं ये नाम है, तो यहाँ पर भर में क्या लगना चाहिए था? एस ऑब्लिक एस लगना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर गो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रमेश गोज टू होम स्कूल, यानी रमेश स्कूल जाता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या सीखें यहाँ पर? एस ऑब्लिक एस। अब हम आज की क्लास का मेरा थीम क्या था कि डू और डज का उपयोग कहाँ करना है। आज हम लोग का पढ़ना था यूज ऑफ डू और डज। अब तक हम जो भी आपको पढ़ाए ये सारा बेसिक था। ये बेसिक डू और डज से रिलेटेड था, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि डू और डज से रिलेटेड नहीं था। तो अब देखिए डू और डज का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो इसका उपयोग हम लोग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव में करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का फॉर्मूला क्या है वो जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू
डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह से मैं दिया था आपको, क्या रमेश स्कूल जाता है। तो यहाँ पर पहले हम ये जान लेते हैं कि डू का उपयोग कैसे करेंगे और डज का उपयोग कैसे करेंगे। तो पहले ये जानते हैं हम लोग। देखिए, डू का उपयोग आई और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं रमेश स्कूल नहीं जाता है। जैसे मैं लिखता हूं आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, यहां पर डू का उपयोग हो गया आई के साथ। तुम स्कूल नहीं जाते हो, मैं लिखता हूं इसको यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहां पर आप गोज मत कर दीजिएगा। यदि आप गोज कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो गया, आपको इंग्लिश ग्रामर में मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं डज का उपयोग कहां करेंगे। ठीक है, तो डज का उपयोग जान लेते हैं। आई और बहुवचन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डज का उपयोग करेंगे। देखिए, आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न पैदा होता होगा कि इतनी छोटी छोटी बातों को लिखने की क्या आवश्यकता है, बेकार से वीडियो को बड़ा बना रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो छोटे छोटे हमारे भाई बहन है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट कर लें और इसका उपयोग करें। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ग्रामर और मैथ एक ऐसा टॉपिक्स है जिसे आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, आई और बहुवचन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डज का उपयोग करेंगे। जिस तरह से मैं लिखता हूं रमेश स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, अब रमेश ना आई है और ना ही बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन भी नहीं है ना आई भी नहीं है। इसके मतलब क्या उपयोग होने वाला है यहां पर उपयोग क्या होगा, रमेश डज नॉट गो टू क्या स्कूल। यस, राइट। ठीक है, और क्या बोला, देखिए आई और बहुवचन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डज का उपयोग होगा। यदि बहुवचन होता तो वे लोग स्कूल नहीं जाते। यदि बहुवचन होता तो क्या लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर बात को, फॉर्मूला को बार बार पढ़िएगा, समझिएगा। आई और बहुवचन सब्जेक्ट को छोड़कर, माने यानी आई और बहुवचन को छोड़कर सभी के साथ होगा। तो बहुवचन में लिख दूंगा, जैसे वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, तो यहाँ से जाहिर सी बात है वो तो बहुवचन है, तो यहाँ पर डज उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर किसका उपयोग होगा, डू का। जैसे देखिए, मैं बहुवचन का एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हूं ना, यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास में जो डू और डज से संबंधित जो सामान्य जानकारी मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।